गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या पूछ रहे थे आप? कोई पूछ रहा था आप में से पीछे से? कुछ पूछ रहे थे आप? अब हम बताइए। तेज हम बताइए क्या पूछ रहे? तेजी से बोलिए। तो आप लोग शांत हो जाइए। नहीं नहीं, आप लोग शांत हो जाइए, आवाज आ जाएगी। हाँ बताइए, क्या लिखा था आपने? क्या? सीमित किया। हेडिंग क्या थी? अच्छा, अंतिम लाइन फिर पढ़ के क्या किया? न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित किया 25 में से। पूरा सेंटेंस पढ़िए पूरा। हाँ ठीक है, ठीक, अगला लिखिए। हाँ, आगे लिख लीजिए। अगला पॉइंट है केशवानंद भारतीवास से। अगले पॉइंट से केशवानंद भारतीवास से केशवानंद भारतीवास से जो परंपरा आरंभ हुई, केशवानंद भारतीवास से जो परंपरा आरंभ हुई, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अनेक संविधान संशोधनों को रद्द किया। उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने अनेक संविधान संशोधनों को रद्द किया, जिसमें 39, 39वां, जिसमें 39वां, 42वां का, 42वें संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 से संबंधित खंड 4 और 5, 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5, 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368, 42वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5, तथा तथा 99 संविधान संशोधन को तथा 99 तथा 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया। तथा 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, जिसका मूल कारण 99 संविधान संशोधन को रद्द कर दिया, जिसका मूल कारण आधारभूत ढांचे का उल्लंघन माना गया। जिसका मूल कारण आधारभूत ढांचे का उल्लंघन माना गया। आधारभूत ढांचे का उल्लंघन माना गया। अगला हेडिंग, संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और न्यायिक पुनरावलोकन।
और न्यायिक पुनरावलोकन या आधारभूत ढांचा, संसद के संविधान संशोधन की शक्ति और आधारभूत ढांचा। पहला पॉइंट, भारत में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाया गया है और संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, परंतु संसद का यह आरोप है कि न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से संसद का यह आरोप है कि न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के माध्यम से संसद की शक्तियों को छीन लिया। संसद की शक्तियों को छीन लिया। संसद की शक्तियों को छीन लिया और न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण की धारणा का उल्लंघन किया। न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण के विचार का उल्लंघन किया। न्यायालय ने शक्ति पृथक्करण के विचार का उल्लंघन किया। परंतु न्यायालय का तर्क है कि उसने संसद की संविधान संशोधन शक्ति को परंतु न्यायालय का तर्क है कि उसने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को नहीं छीना है। उसने संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को नहीं छीना है, अपितु संसद की सर्वोच्चता के विचार को सीमित किया है। संसद की सर्वोच्चता अंडरलाइन, अपितु संसद की सर्वोच्चता के विचार को सीमित किया है और संसद की सर्वोच्चता के विचार को सीमित किया है और संसद के संविधान संशोधन की स्वेच्छाचारी या मनमानी, संसद के संविधान संशोधन की स्वेच्छाचारी, संसद के संविधान संशोधन की स्वेच्छाचारी और मनमानी शक्तियों को नियंत्रित किया है। संसद की स्वेच्छाचारी और मनमानी शक्तियों को नियंत्रित किया है। स्वेच्छाचारी और मनमानी शक्तियों को नियंत्रित किया है। यदि न्यायालय ने संविधान संशोधन शक्ति को छीना होता
यदि न्यायालय ने संविधान संशोधन शक्ति को छीना होता तो संसद 106 संविधान संशोधन नहीं कर पाती। यदि न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति को छीना होता तो संसद 106 संविधान संशोधन नहीं कर पाती। संसद 106 संविधान संशोधन नहीं कर पाती। ये बड़ा दिलचस्प मामला है। ये देखेंगे, ये अपने आप में बड़ा ही दिलचस्प मामला है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किस तरीके से संसद कह रही है कि न्यायपालिका ने हमारी शक्तियां छीन ली। न्यायालय कह रहा है कि संसद सर्वोच्च बनने का प्रयास कर रही है, वो हमने नियंत्रित किया है। अब सवाल यह है कि संसद की कौन सी संविधान की शक्ति स्वेच्छाचारी है, कौन सी मनमानी है, कौन सी ठीक है। अच्छा, आप लोग मनमानी हैं या दायरे में रहने वाले बच्चे हैं? यही बात अगर आपके पापा से पूछा जाए तो देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है कि दायरा कहाँ खत्म होता है, मनमानी कहाँ खत्म होता है। यानी कई बार तो पेरेंट्स कहते हैं सर इसको बोलो कि मेरी बात ही नहीं सुनता। इसका सीधा मतलब है बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। इसका पूरी कमान न्यायपालिका अपने हाथ में रख रखी है। और आपको याद दिला दें, इंदिरा गांधी जब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, इंदिरा गांधी से पीछे हटने वाली नहीं थी। जब आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया तो इंदिरा गांधी किसी भी कीमत पर इसको खत्म करना चाहती थी। इसलिए इंदिरा गांधी 368 में फिर उन्होंने खंड 4 और 5 जोड़ा। अगर आप ध्यान से देखें, अनुच्छेद 368 के खंड 1 और 3 24 में संविधान संशोधन जोड़े गए थे। आर्टिकल 368 को कभी कि हम आर्टिकल कभी के रेफरेंस के रूप में देखते हैं, पढ़ने के लिए आर्टिकल नहीं देखते। अनुच्छेद 368 के खंड 4 और 5 को 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया। और आर्टिकल 368 क्लॉज 4 और 5 में यह बात लिखी गई है, अभी भी आप कभी देख लीजिएगा, उसमें लिखा गया है कि संविधान संशोधनों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। ये आर्टिकल 360। और दूसरी बात लिखी गई, संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पे कोई नियंत्रण नहीं होगा। ये दो बातें आर्टिकल 368 क्लॉज 4 5 में इंदिरा गांधी ने जोड़ी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स केस में दोनों को रद्द कर दिया। संविधान में लिखा तो गया है, आज उसका इम्पैक्ट नहीं है। और न्यायालय ने बस एक बात कह दी, आधारभूत ढांचे के खिलाफ है। इसका मतलब है आज की डेट में संसद कुछ भी बनाए, और सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है 99th अमेंडमेंट, यानी एनजेसी का विचार इतनी बड़ी भारी बहुमत से पारित किया गया था, उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने बिल्कुल उसको धड़ाम कर दिया, एक ही शब्द से आधारभूत ढांचे का उल्लंघन है। अब सवाल है कि मनमानी शक्ति कहाँ है, ये बड़ा विवाद का विषय है। इस पर हमेशा मतभेद है, और हमने कल भी आपको बताया था, न्यायालय का कहना यह है कि संसद को संविधान बदलने की शक्ति है। और आप याद रखिए, संशोधनों पूर्ण परिवर्तन में फर्क होता है। हमारे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं गया है। हमारे संविधान में संविधान के बदलाव का जन्म संग्रह जैसा भी कोई तरीका नहीं है। संविधान के बदलाव का एक ही तरीका है, और वो क्या है, संसद के पास है। तो क्या संसद नया संविधान लिख देगी? ऐसी इजाजत से नहीं दी जाएगी। वो नई संविधान सभा नहीं है, वो संविधान सभा नहीं है, वो तरीके से एक विधायी संस्था है। तो विधायी संस्था को संविधान सभा बनने का दावा नहीं करना चाहिए। ये खास बात है, ये खास बात है। इस वजह से अपने आप में संसद की ये बात और न्यायपालिका के टकराव होते रहते हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच ये टकराव लगातार उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। कि संसद और न्यायपालिका के बीच टकराव जब होता रहता है, इसमें विवाद होना संभव है। इसमें विवाद होना अपने आप आज भी विवाद उत्पन्न हुआ है। लेकिन अब सवाल है, अनुच्छेद 368 के खंड 4 5 को रद्द कर दिया है। लेकिन आप पूछेंगे सर ये बताओ प्रॉपर्टी क्या हुआ? अभी और प्रॉपर्टी पर अभी आ जाएंगे। अभी आधारभूत ढांचा पूरा कर दें, प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे। यहीं से यूपीएससी मेंस का सवाल पूछा गया है। तो आप देखें, पीटी में कई बार पूछा गया है। तो पीटी में पूछ किया, संविधान में आधारभूत ढांचे को परिभाषित किया गया? सवाल ही पैदा नहीं होता, संविधान में तो है ही नहीं है। न्यायपालिका ने भी परिभाषित नहीं किया। जब न्यायपालिका से पूछा गया कि भाई आधारभूत ढांचा बताओ तो कहाँ है, अनुच्छेद 1 में है, 2 में है, कहाँ है वो? तो न्यायपालिका ने कहा अनुच्छेद में नहीं है, उसके अंदर घुसा हुआ है।
संसद ने कहा आजकल बहुत ही अंदर घुस घुस के देख रहे हो, बाहर से कोई चीज नहीं दिख रही है। अरे जो लिखा गया वहीं से तो कहीं होगा। और आज तक आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को अगर न्यायपालिका बैठ जाए, भाई 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच हो जाए, न्यायपालिका बैठ के तय तो कर दे कि संविधान में ये बेसिक फीचर है, कहानी खत्म, तय हो जाए। न्यायपालिका ऐसे तय नहीं करती। न्यायपालिका कहती है आधारभूत ढांचा क्या होगा समय समय पर बताएंगे, समय के हिसाब से बताएंगे। यानी जब समय बदल जाएगा तो आधारभूत ढांचे भी बदल जाएंगे। इसे हेडिंग आप चेंज कर लीजिए। अगला हेडिंग है आधारभूत ढांचा अपरिभाषित। अगला हेडिंग है आधारभूत ढांचा अपरिभाषित। आधारभूत ढांचा अपरिभाषित, पहला पॉइंट। आधारभूत ढांचा अपरिभाषित, पहला पॉइंट। उच्चतम न्यायालय के द्वारा वर्ष 1973 से लेकर आज तक वर्ष 1973 से लेकर आज तक आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया। आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया आधारभूत ढांचे को परिभाषित नहीं किया गया, बल्कि उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया यह भारतीय संविधान का दर्शन है, सिद्धांत है। बल्कि उच्चतम न्यायालय ने यह कह दिया कि भारतीय संविधान का दर्शन है, सिद्धांत है। भारतीय संविधान का दर्शन है, सिद्धांत है और उसकी आत्मा है। भारतीय संविधान का दर्शन है, सिद्धांत है या उसकी आत्मा है। उच्चतम न्यायालय ने 73 से लेकर अभी तक अपने दिए गए उच्चतम न्यायालय ने 73 से अभी तक दिए गए अपने विभिन्न निर्णयों में आधारभूत ढांचे की निम्नलिखित सूचियों का निर्माण किया गया है। आधारभूत ढांचे की निम्नलिखित सूचियों का निर्माण किया गया है। पहला पॉइंट, न्यायालय की स्वतंत्रता। पहला पॉइंट है न्यायालय की स्वतंत्रता। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन। तीसरा, विधि का शासन। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन। अगला, लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन। राष्ट्र की अखंडता। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन, राष्ट्रीय अखंडता। अगला, शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर।
शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर के आगे हम डिस्कस भी करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर। अगला, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन। स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन। स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, संघीय शासन। स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन, संघीय शासन। संघीय शासन, स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन और संघीय शासन। संघीय शासन। पंथ निरपेक्षता आपने लिख लिया। पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। अगला, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 और 368, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 368, इसका खास मतलब देखेंगे। अनुच्छेद 32 ब्रैकेट में 226 और 368, 368, इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने जो भी आधारभूत ढांचे की लिस्ट तैयार की है उसमें अनुच्छेद 2 ही आ रहे हैं, 2-3 अनुच्छेद हैं। बाकी आप बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे बाकी शब्दों को, जैसे पंथ निरपेक्षता संविधान में है, बाकी शब्द संविधान में है नहीं, संघीय शासन संविधान में नहीं है। और अगर आप याद रखिए, इसीलिए ये दिखता है ये अपने आप में आधारभूत ढांचा नहीं है, यही संविधान की मेन फिलॉसफी है। हाँ, एक बात और लिख लीजिए, मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच का समन्वय। अगला है मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच का समन्वय। मूल अधिकार निदेशक तत्व के बीच का समन्वय। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का समन्वय, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि अगर एक बात को देख लिया जाए, इसलिए कभी भारतीय संविधान को परिभाषित करने की बात आए तो अब ये सारी विशेषताएं आप उठा सकते हैं, यही भारतीय संविधान की मूल विशेषता है। अब ये नहीं, जब भारतीय संविधान की विशेषता आप लिखते थे, ये नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ये सब नहीं लिखने की आवश्यकता है। ये नहीं सेपरेशन ऑफ पावर, संघीय शासन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपको पता है कि अगर एक शब्द यहां प्रयोग कर दिया संघीय शासन, संविधान के 200 आर्टिकल उसमें आ जाते हैं। और बड़ी ध्यान से देखने के बाद सेपरेशन ऑफ पावर संविधान में लिखा गया है, संघीय शासन नहीं लिखा गया है। पंथ निरपेक्षता 42वें से जोड़ा गया, पहले नहीं लिखा था। न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संविधान में नहीं है। न्यायिक स्वतंत्रता सब संविधान में नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर संविधान में नहीं है। हाँ, विधि का शासन एग्जैक्टली टर्म संविधान में नहीं है, उसमें तो विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में। इसका मतलब है, कमाल की बात है, आधारभूत ढांचा वो है जो संविधान में लिखा ही नहीं गया है। तो ये निकला कहां से? फिर वही बात आ गई, यही तो संविधान की फिलॉसफी है, दर्शन है। इसलिए दोस्तों, जो दिखता है वो होता नहीं। अधिक तो अब रहे क्या भोले भाले बच्चे बैठ के यहां बैठे हुए हैं, आपका शरीर मूल है या आत्मा मूल है? खास बात यही है। दिखने वाली चीज कई बार सही नहीं होती, कई बार सपना भी दिखता है, और सपने में कई बार ऐसी ऐसी उड़ान व्यक्ति मारता है, जब उसके बाद नींद खुलती है तब लगता है। तो आपको हम याद दिला दें, हर देखी गई चीज सच नहीं होती। राजस्थान वाली बात जानते होंगे, मिराज, राजस्थान में मृग मरीचिका, राजस्थान वाले आप देखे अब रेत में आपको दिख जाएगा पानी है, होता नहीं है। इसलिए संविधान के मर्म को समझा जाए या शब्द को समझा जाए, खास बात है भाई। यही बात तो कबीर ने कहा था, तू कहता कागज की लिखी। कमाल की बात है। अब हम
हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आत्मा से कभी भेंट हुई ही नहीं। अंदर तो झांको बच्चों, इस संविधान को अंदर के झांकने की बात है तो संविधान में एक दर्शन मिलेगा, फिलॉसफी मिलेगी। ये बात अपने आप में फिर प्रमाणित है कि संविधान केवल आर्टिकल का दस्तावेज नहीं है। इसलिए संविधान की हिस्ट्री मत देखो। संविधान की हिस्ट्री क्या है, कब लिखा गया, 1950 में लागू हुआ। संविधान के ज्योग्राफी मत देखो, मोटा ताजा कितना है, लंबा चौड़ा कितना है। संविधान की ज्योग्राफी देखोगे, हिस्ट्री देखोगे या फिलोसफी। और केशव ने कहा हम फिलोसफी देखते हैं। संसद ने कहा सुनो, जनता की इच्छा हमें पता है। 2024 का इलेक्शन के देखिए, जिस समय आप आराम से बैठे हुए हैं उस समय प्रधानमंत्री से कर पूरा मंत्रिमंडल इस गर्मी में, जहां लोग शादी विवाह भी करने से बचते हैं, इस गर्मी में जहां मई महीने में लू चलने के फोरकास्ट बहुत ज्यादा है, उस गर्मी में लोग आम जनता के सामने मारे मारे फिर रहे हैं। ये बताइए, जजेस खोपचे में बैठे हुए हैं। आपको पता है जजेस जब इधर आते हैं, जब अपने आवास से निकलते हैं, बाकायदा इनका ट्रैफिक रूट होता है। इनको वैसे भी लुटियन जोन में जाम नहीं होता। इनके लिए स्पेशल ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात होते हैं। 10:30 तक, जब तक इनकी एंट्री 10 बजे जैसे इनकी एंट्री होगी उच्चतम न्यायालय, तब तक ट्रैफिक रूल होता है। हम आप थोड़े हैं कि जाके जामे फंस के पी 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 कर रहे हैं, अगला वाला हटा ही नहीं रहा है। अरे हम कहते भाई क्लास के लिए, कोई क्लास के लेट हो चाहे कुछ हो, ये टेम्पो हटेगा नहीं। लो कुछ नहीं कर सकते आप। जजेस सीधे उधर से आते हैं लुटियन जोन से और सीधे उच्चतम न्यायालय में चले जाते हैं। अरे भारत की गली मोहल्लों कौन जानता है, हमारे विधायक सांसद जानते हैं, जज जानते हैं। तो संविधान का दर्शन कौन समझेगा बच्चों? संविधान का दर्शन कौन समझेगा? कमाल की बात है। अरे सांसद से समझो, सांसद विधायक समझेंगे कि संविधान का दर्शन क्या है। और जजेस देखो इसी बात पे झगड़ा है। सांसद कहते ये लो 20 लाख जनता का निर्वाचन है, हम करके आ रहे हैं, गली गली मोहल्ले हमें पता है। उच्चतम न्यायालय को कहाँ पता है हिंदुस्तान कहाँ है? लेकिन आप याद रखिए, अब यही बैलेंस है। न्यायपालिका कहते हैं ना ना, आप लोग जनता की बात कर करके संविधान को बैलेंस में, संविधान में क्या किया, आपकी चलती संविधान को उलट पलट देते। इसे जनता की बात कह कह के संविधान की भावना के साथ छेड़छाड़ मत करो। और जब भी भावना के साथ छेड़छाड़ होगी तब उच्चतम न्यायालय डंडा लेके निकलेगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय से पूछा गया संशोधन करो, क्या संशोधन कर लो भाई। अरे बच्चों संशोधन करो क्या? दिल्ली अब कोई हॉस्पिटल में चला गया ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर ने कहा ऐसा है आपका दिल निकाल लेते हैं, शरीर ठीक हो जाएगा। अरे आपके शरीर का आधारभूत ढांचा क्या है बच्चों? भाई जो भी ऐसा एलिमेंट, अब कोई हमसे नाखून मांगे दे देंगे नहीं दे देंगे? दे देंगे। नाखून मांगे, बाल मांगे, एटीएम मांगे, मोबाइल मांगे, दे सकते हैं। बिजली का बिल भी दे सकते हैं, घर का एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन जो चीज नहीं दे सकता वो क्या है? ये आधारभूत ढांचा है। इसलिए अब सोचो, अब मान लो एमसीडी वाले आए, कहीं ऐसा है इस कमरे में चेंज की आवश्यकता है, फायर ठीक नहीं है, मैं कहा बताओ कैसा चेंज किया जाए। उनका ये पिलर उखाड़ो पहले, ये बताओ पिलर उखाड़ोगे या खिड़की दरवाजा चेंज करवाओगे? अरे संविधान के खिड़की दरवाजे क्या है? अरे कुछ इधर उधर चेंज कर लो, जज की संख्या बढ़ा दो। अरे ठीक बात है, एक आध सब इधर उधर जोड़ जोड़। अब कहोगे संघवादी खत्म कर देंगे, क्योंकि बहुमत संविधान तय करेगा क्या? अगर बहुमत संविधान तय करता, हिटलर मुसोलिनी जनता के नाम पर आए थे, जनता के नाम पर आए थे, संविधान को उठा के फेंक दिया। इसलिए ये आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, संविधान की सर्वोच्चता है। और एक बात याद रखिए, ये भी पॉलियस नरीमन ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया था। लोग कहते हैं कि हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव है। भारत में भी मैक्सिमम वोटिंग हो रही है 65%। 65% वोट हो रही, 35% में वैसे ही वोट नहीं किया। जो हमारे यहाँ सरकार बनाता है उसकी वोटिंग परसेंट लगभग 42 होती है, 43। इसका मतलब ओवरऑल जो व्यक्ति 30% वोट पाता है, पूरी जनता के 25% वोट पाता है, वो सरकार बना लेता है। और हम कहते हैं जनता के रिप्रेजेंटेटिव, जनता के रिप्रेजेंटेटिव के नाम पे जनता की पुंगी बजाए जा रहे हो। संविधान बदलना, इसलिए
जिस चुनाव में आजकल माहौल, संविधान संविधान आज की डेट में डॉक्टर अम्बेडकर भी नहीं बदल सकते, सच बात है ये। हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में पूछा गया था, ये बताइए डॉक्टर साहब, ये संविधान बदलेगा नहीं बदलेगा? बदल सकते हैं। एक बात याद रखिए, संविधान हमारा नए समाज के लिए था। हमारा लोकतंत्र भी बच्चा है भाई। अभी तो भाई अमेरिका का लोकतंत्र 300 सालों का हो गया, ब्रिटेन का 300 सालों का। भाई जमा जमा 75 साल है। राष्ट्र की उम्र व्यक्ति के लिए 75 साल ज्यादा हो सकती है, राष्ट्र के लिए नहीं है। अभी जमा जमा इतने साल का संविधान हुआ है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, देखो भाई, संविधान का थोड़ा चेंज का फ्लेक्सिबल तरीका अपनाना। ऐसा मत अपना देना कि टूट जाए संविधान। क्योंकि बहुत कठोर, देखिए बहुत कठोर आदमी टूटता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर से पूछा गया, ये बताइए संशोधन कर लेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल कर लो। अगर आपके पास 2/3 बहुमत है, संविधान को बदल लीजिए। 2/3 बहुमत चाहिए आपके पास। आधी बात सही नहीं है। 2/3 बहुमत भी लेकर आधारभूत ढांचे को बदला नहीं जा सकता। और एक खास बात है, जैसे मैं आपसे कहूँ, आप अपने घर पे कहे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, और घर से आदेश आए ये काम करने के अलावा सब कुछ कर लेना, तो लो, आपको सब काम करने की आजादी है, लेकिन ये काम मत करना। ये बात विरोधाभासी नहीं है। इसी न्यायपालिका से पूछा गया कि जो चाहे संशोधन कर लो, आधारभूत ढांचे का नहीं। लेकिन आधारभूत ढांचा वो है जो हम बताएंगे। कमाल की बात हो, ये कमाल विरोधाभासी बात नहीं है। लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? हाँ, अगला अगले पैराग्राफ से लिख लीजिए। मूल अधिकारों की सूची में, नहीं अगला पैराग्राफ ही है। मूल अधिकारों की सूची में किसी भी नए विषय को मूल अधिकारों की सूची में किसी भी नए विषय को जोड़ने, मूल अधिकारों की सूची में किसी भी नए विषय को जोड़ने की शक्ति, जोड़ने की शक्ति, मूल अधिकारों की सूची में किसी भी नए विषय को जोड़ने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। अच्छा, मूल ढांचे में लिखा है ना? मूल अधिकार तो नहीं लिख दिया, सॉरी, मूलभूत ढांचे। मूल अधिकार कैसे आएगा? मूलभूत ढांचे में किसी भी नए विषय वस्तु को जोड़ने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। किसी भी नए विषय वस्तु को जोड़ने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। और उच्चतम न्यायालय ही 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच के द्वारा, उच्चतम न्यायालय ही 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच के द्वारा उच्चतम न्यायालय ही 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच के द्वारा आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे को ही बदल सकता है। 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच के द्वारा आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे को भी परिवर्तित कर सकता है। आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे को परिवर्तित कर सकता है। आधारभूत ढांचे या मूलभूत ढांचे को परिवर्तित कर सकता है। अगला पॉइंट, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि यदि संसद के पास 2/3 बहुमत हो जाए, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि यदि संसद के पास 2/3 बहुमत हो जाए, मूलभूत ढांचे के सिद्धांत से सिद्ध होता है कि यदि संसद के पास 2/3 बहुमत हो जाए और
संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का भी पालन करे। और संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का भी पालन करे। संसद अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का भी पालन करे तो भी मूलभूत ढांचे में बदलाव संभव नहीं है। तो भी मूलभूत ढांचे में बदलाव संभव नहीं है। अतः मूलभूत ढांचे संसद की संशोधन की सीमा से परे हैं। अतः मूलभूत ढांचे संसद की संशोधन की सीमा से परे हैं। इसलिए मूलभूत ढांचे संसद की संशोधन की सीमा से परे हैं, इसलिए इससे संविधानवाद की स्थापना होती है। मूलभूत ढांचे संसद की संशोधन की सीमा से परे हैं, इसलिए संविधानवाद की स्थापना होती है। जो संविधान की सर्वोच्चता का विचार है, इसलिए संविधानवाद की स्थापना होती है। जो संविधान की सर्वोच्चता का विचार है, जो संविधान की सर्वोच्चता का विचार है। तो आप देखेंगे आधारभूत ढांचे का विचार का मतलब ये हो गया कि आप संविधान को बदल नहीं सकते, 2/3 बहुमत भी अपर्याप्त है, 2/3 बहुमत भी अपर्याप्त है। इसलिए हमारे संविधान संशोधन के कितने तरीके हैं? संविधान संशोधन कितने तरीके हैं? 2। संविधान संशोधन में अनुच्छेद 368 के साथ कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। एक तरीके में 2/3 बहुमत जरूरत पड़ती है, दूसरे में 2/3 बहुमत के अलावा आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन। राज्य विधानसभा का समर्थन, केंद्र शासित क्षेत्र का समर्थन नहीं, और वो आधे राज्य विधानसभा का समर्थन सामान्य बहुमत से होना चाहिए। तो 14 राज्य का समर्थन मिले तब संशोधन हो पाएगा। और किन किन संशोधनों में उन 14 राज्यों की, आधे राज्यों की आवश्यकता होती है, अभी फैक्ट के लिए आपको याद होना चाहिए, पीटी के लिए भाई कौन कौन से संशोधन है जहां संसद में 2/3 बहुमत के अलावा आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन जरूरी है। कौन कौन से संशोधन है अभी पीटी के लिए आपको याद होना चाहिए। मेंस का इससे मतलब नहीं है। बताइए अब कौन कौन से होने चाहिए। इसे मैंने कहा काम के पास, काम के हमारे पास बड़ी सारी चीजें हैं। क्या क्या? तो मैं आपको याद दिला दूं, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट पढ़िए, फिर नोट्स में पढ़िए, अच्छे से देखिए इस बेसिक फैक्ट। इसलिए देखिए कई बार आप इधर उधर की बातें करते हैं तो मैं इसको मना करता हूँ। आपको भी शुरुआत में ऐसा लगता होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे पास काम कितनी ज्यादा चीजें हैं कि वही हम पढ़ लें, तो बिला वजह भटकने का हमारे पास समय ही नहीं है। यही तो प्रोफेशनल अप्रोच है। जो काम की बात है वो हमें भूलना नहीं चाहिए, जो बिना काम की बात है ध्यान नहीं जाना चाहिए। तो आपको याद दिला दे, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कोई भी ऐसा तत्व जो कहीं ना कहीं संघीय ढांचे से प्रभावित होगा, क्योंकि हमारे संविधान एक ही है। कोई भी ऐसा, संघीय शासन पढ़ना भी है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो संघीय ढांचे को प्रभावित करेगा, उसमें आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन चाहिए। और वह राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका नंबर 1, राज्यसभा का संसद में रिप्रेजेंटेशन, यानी राज्यों का राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन नंबर 2। तीसरा स्वयं अनुच्छेद 368। चौथा संघ राज्य के बीच 7वीं अनुसूची के विषय में कोई परिवर्तन, कार्यपालिका प्रशासनिक कोई शक्ति। अगला उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की शक्तियों में कोई परिवर्तन, शक्ति में परिवर्तन, न्यायाधीशों की संख्या में नहीं। आराम से पढ़ते हैं। न्यायाधीशों की संख्या बदलने के लिए तो संशोधन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा संविधान बार बार ये कह देता है जैसा संसदीय विधि के द्वारा निर्धारित किया जाए। तो जब ये लिख दिया गया तो वहां संशोधन की आवश्यकता नहीं है, संसद विधि बना देगी। जहां कभी आर्टिकल पढ़ेंगे जैसे लिखा होगा कि जैसे कि सांसदों की योग्यता लिख दी गई है, उसके बाद लिखा गया है
शेष योग्यताएं संसदीय विधि के द्वारा तय की जाएंगी, तो वहां संसदीय विधि बना दी, संशोधन की जरूरत ही नहीं है। जहां ये शब्द नहीं लिखा गया वहां संशोधन आएगा। और इसलिए संशोधन में आधे राज्यों को वहां पूछा जाता है जहां संघ राज्य के ढांचे मिलते हैं। इसलिए कई बार कहा भी जाता है ये सबसे कठोर संविधान संशोधन है। और पहला बड़ा सरल है, 2/3 बहुमत। लेकिन आज आप 2/3 बहुमत भी ले लीजिए, आधी राज्य विधानसभा का समर्थन भी ले लीजिए, और 99th अमेंडमेंट तो बेस्ट एग्जाम्पल था। 99th अमेंडमेंट बेस्ट एग्जाम्पल था। आधे राज्य का समर्थन भी ले लिया हमने, बाकी इसलिए 2/3 बहुमत ले लिया। उच्चतम न्यायालय ने हथौड़ा चला दिया। न सौ सुनार की ने एक। उच्चतम न्यायालय के पास आधारभूत ढांचे का हथौड़ा है, जहां मर्जी वहीं चला देगा और संसद की विधि लोटपोट हो जाएगी, एक झटके में खल्लास। ये आधारभूत ढांचा है, सनी कपूर का 2.5 किलो का हाथ है। तो किसका? सनी देओल का है ना। तो अब क्या हाथ बदल दिया मैंने? सनी कपूर, सनी देओल, ये मुझे पता था, ये तुम्हें जरूर याद होगा। जो काम की बात याद नहीं है, देखो ये करेक्शन को बिल्कुल याद है। तो कोई बात नहीं मेरे बच्चे, इसी भाई अभी देखो देखो जवानी में मन भटकता ही है ना, ये तो प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं बार बार इसलिए बच्चों को कहता हूं, अगर जवानी में जो संभल गया वो तारे तोड़ सकता है, क्योंकि जो ऊर्जा का भंडार है बुढ़ापे बुढ़ापे में दिमाग बहुत आ जाता है, शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए बुढ़ापे में आदमी सठिया जाता है, करना बहुत कुछ चाहता है, कर नहीं पाता। और जब करने की उम्र है तब इधर उधर भटक रहे हो। इसलिए अच्छे से पढ़ो, आपके पास असीमित ऊर्जा का भंडार है बच्चों, काम की बात पे ध्यान दो। इसलिए ये सब चीजें हैं जहां पे ये सब आपको याद करना है। इस सच माने अगर एक बार हमने मेंस आप पीटी तो आपका काम होता है, बेसिक बात हमने बता दिया। जो मेंस आप पढ़ रहे हैं आधी पीटी तो वहीं से हो जाएंगे, बाकी इन्फॉर्मेशन में आप जाइए, आपको इंटरेस्ट होना, सब चीजें याद होनी चाहिए, काम की चीजें। यही सब तो जो संविधान में लिखा है वो तो याद कर लीजिए आप। इसका मतलब है अब आधारभूत ढांचा हो गया। यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने संसद के सामने ब्रेक लगा दिया। संसद ने प्रयास करके भी, और संसद ने बाकायदा मिनर्वा मिल्स के बाद तो इसको छेड़ने कोई प्रयास किया ही नहीं। और अभी आप देखेंगे हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति कह रहे थे, एक बात लिख लीजिए, अगला पॉइंट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यह कहा गया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, क्या हुआ, कोई समस्या ही क्या? जगदीप धनखड़, अरे उपराष्ट्रपति का नाम नहीं जानते? धनखड़, धन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यह कहा गया कि संसद आधारभूत ढांचे का निर्धारण करेगी। संसद आधारभूत ढांचे का निर्धारण करेगी जो जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। जो जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन न्यायालय का तर्क है, जो जनता की इच्छा का वास्तविक प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन न्यायालय का तर्क है कि बहुमत की इच्छा के आधार पर संविधान नहीं चलता। न्यायालय का तर्क है कि बहुमत की इच्छा से संविधान नहीं चलता, बहुमत की इच्छा संविधान नहीं चलता, अपितु यह विधि के द्वारा निर्धारित होता है।
बहुमत की इच्छा संविधान नहीं चलता, अपितु यह विधि के द्वारा निर्धारित होता है। अपितु यह विधि के द्वारा निर्धारित होता है। तो ये मतभेद रहता है, क्योंकि हमारे बहुमत की इच्छा बोली जाए फिर तो संविधान ही बदल देंगे, और सही मायने में है कि संविधान हमारा बेहतरीन लिखा गया है, संविधान की आत्मा यही है। तो अब मान लीजिए किसी को 2/3 बहुमत आ जाए, तो क्या वो सेकुलर संविधान को बदल के धार्मिक संविधान कर देगी? नहीं होगा। इसलिए आधारभूत ढांचा जरूरी है। बाकी अब बदलिए, रीडिंग चेंज कर लीजिए, लेकिन आप देखिए सरकार ने क्या किया है। जैसे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत आया, इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करवाया, और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने यह प्रयास किया था कि 13 न्यायाधीशों से बड़ी बेंच का निर्माण किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाई वो। यानी उन्होंने बाकायदा चीफ जस्टिस क्योंकि जस्टिस सीकरी रिटायर हो गए, जस्टिस सीकरी के रिटायर होने के बाद बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, इंदिरा गांधी ने अब एक ऐसे व्यक्ति को जज बनाया जिसका नाम था एएन रे। एएन रे खास तौर पे ये पहला 73 का ऐतिहासिक मौका केवल आधारभूत ढांचे का ही नहीं था। 73 का ऐतिहासिक मौका इसलिए भी था कि अमिताभ बच्चन ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया था जंजीर से। 73 का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है, 73 का महत्व इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि पहला साल था जब भारत में न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन हुआ था। ये पहला वर्ष था जहां पे 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को, और वो तीनों वरिष्ठ न्यायाधीश जिनकी वरिष्ठता का उल्लंघन किया गया, तीनों ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था। जस्टिस सीकरी तो रिटायर हो गए, इंदिरा गांधी ने क्या सरदार माफ कर देगी क्या सोच के आधारभूत ढांचा दिया था। और हुआ क्या, उसमें चौथे नंबर के जज थे जस्टिस एएन रे। उस 3 टॉप के थे, जस्टिस ग्रोवर, हेगड़े, जस्टिस शलात। तो चीफ जस्टिस तो ग्रोवर को बनना चाहिए था, नहीं बनाया उन्होंने। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, अन्यथा इसके पहले परंपरा थी, क्योंकि बहुत ध्यान सुनने की बात है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख है, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता का उल्लेख नहीं है। परंपरा यह थी कि जो सीनियर मोस्ट होता था मुख्य न्यायाधीश बन जाता था। पहली बार इस परंपरा को तोड़ने का श्रेय इंदिरा गांधी को गया। इंदिरा गांधी ने एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। विरोध में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने रिजाइन कर दिया। इंदिरा गांधी ने कहा यही मैं चाहती थी। इंदिरा गांधी से पूछा गया, मैडम ये बताओ ऐसा खास बात क्या है जस्टिस एएन रे में, आपने इनको चीफ जस्टिस बना दिया? उनका एक समाजवादी बच्चा है, तो ये बात है। तो उनसे पूछा फिर आपने क्यों बनाया? उनका मैं चाहती हूं, उम्र का महत्व नहीं होता, योग्यता का महत्व मैं देखती हूँ। इफिशियंसी होनी चाहिए, मेरिट होनी चाहिए। सीनियरिटीज क्या होता है, बाल सफेद होने से कोई योग्य हो जाता है ना? अरे हमारे बच्चे बड़े योग्य हैं। इंदिरा गांधी ने उनको चीफ जस्टिस बना दिया। और आप याद रखिए, मैं ये भी बता दूं कि एएन रे की योग्यता क्या थी, ये भी सुन लीजिए। 1967 जब से इंदिरा गांधी न्यायपालिका की जंग शुरू हुई, वो शुरू था गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस 1967 से 70 तक 5 न्यायपालिका के निर्णय सरकार के खिलाफ आए थे। 5 निर्णय सरकार के खिलाफ गए थे। और कोई सरकार ये नहीं चाहती उसके निर्णय इतने खिलाफ जाए। इंदिरा गांधी ने कई निर्णय जानबूझ के खिलाफ में मंगवाया था। तो गोलकनाथ केस, प्रिवी पर्स केस, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का केस, उसमें उसके बाद केशवान भारती केस, ये सब सरकार के खिलाफ गए थे। लेकिन उसमें एक जज ऐसा था जो हर डिसीजन में सरकार के साथ था। उसका नाम था एएन। ये उनकी कुशलता थी, ये उनकी कुशलता थी। इसका मतलब इंदिरा गांधी का फरमान था, हाँ जी कहना है तो रहना है, नाजी कहना है तो जाना है। तो जस्टिस सीकरी तो भाग्यशाली थे, अगले दिन रिटायर हो गए। तीनों जज मिले जस्टिस सीकरी से, प्रभु आप तो रिटायर होकर चले गए और हमें इधर छोड़ दिया। अब जरा सोच के देखिए, तो इंदिरा गांधी अब जस्टिस एएन रे बन गए, और जस्टिस एएन रे इंदिरा गांधी के पास पहुंचे, तो मैडम मेरा मन कर रहा है आधारभूत ढांचे को मैं गिरा दूं। इंदिरा गांधी का यही चाहिए मुझे, तुम धक्का लगाओ, इसको गिराओ। जस्टिस एएन रे ने सोचा 15 न्यायाधीशों की बेंच, जस्टिस एएन रे ने प्रयास भी किया, बन नहीं पाया। न्यायपालिका ही न्यायाधीशों ने मना कर दिया कि नहीं ये सिद्धांत मत गिराओ, बाकी जो बदलना है बदल लो, ये बहुत लैंडमार्क सिद्ध होगा, इसको गिराने की आवश्यकता नहीं है। बन नहीं पाया।
इंदिरा गांधी उसके बाद 42वां संविधान संशोधन लेकर आए, वो भी न्यायपालिका ने रद्द कर दिया। उसके बाद उसके बाद ये हुआ कि एक नया जुगाड़ ढूंढा गया। लोगों ने कहा कुछ ऐसा तरीका है जिससे आधारभूत ढांचे को बचाया सकता है। तो फिर अटॉर्नी जनरल है, उनका मैडम मैं सलाह दूं। इंदिरा गांधी कह रहे बोलो, मैं सलाह ही तो मांग रही हूँ। उनका नवीन सूची 9 शेड्यूल। इंदिरा गांधी ने कहा कैसे? उनका अरे हमने कह दिया है कि नवीन सूची में कोई भी शेर रख दो, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। तो आप इतना परेशान क्यों हैं? आपको जो भी संशोधन करना हो करो और धीरे से उसको कहां डाल दो। बरमुडा ट्रायंगल है ये। नवीन सूची में जो विषय आ जाएगा उसको कोई झांक ताक नहीं करेगा। इंदिरा गांधी ओ व्हाट एन आइडिया। अब लोगों का इंदिरा गांधी का नवीन सूची खोली जाए। अब नवीन सूची में ऐसे विषय रखे जाने लगे जिनका भूमि सुधार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। भाई नवीन सूची क्यों बनी है अभी आप जानते हैं, पहले संविधान संशोधन से क्यों बनी है? भूमि सुधार के लिए। अब उसको न्यायिक पुनरावलोकन से बचने के लिए उसका प्रयोग किया जाने लगा। लिखने की बात है फिर। रीडिंग क्या, रीडिंग चेंज कर लीजिए। नवीन सूची और आधारभूत ढांचा। नवीन सूची और आधारभूत ढांचा। पहला पॉइंट, आधारभूत ढांचे को आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को पलटने के लिए संसद के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आधारभूत ढांचे को पलटने के लिए संसद के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बयालीसवें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए, जिसमें यह उल्लिखित किया गया जिसमें यह उल्लिखित किया गया कि संसद संसद के संविधान संशोधन की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। संविधान संशोधन की शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा और संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद में
लेकिन मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक कर दिया। मिनर्वा मिल्स वाद में उच्चतम न्यायालय ने इन प्रावधानों को असंवैधानिक कर दिया। और न्यायालय ने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है जिसका संशोधन संभव नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है जिसका संशोधन संभव नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है जिसका संशोधन संभव नहीं है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसका मतलब है कि न्यायालय ने कहा कि आप फिर संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर रहे हो। इसका मतलब एक तरफ अनुच्छेद 368 के 4-5 को, अब देखिए संविधान में भी लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है, लेकिन इसका वैल्यू हो गया है 0। इस संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। इसके बाद से न्यायपालिका संसद ने लगभग ये प्रयास छोड़ दिया, उसके बाद से किया ही नहीं। और मिनर्वा मिल्स वो कंपनी थी, टेक्सटाइल कंपनी थी बेंगलुरु में, जिसमें नंदन नीलेकनी के पिता भी कभी काम किया करते थे। नंदन नीलेकनी तो बहुत इन्फोसिस में बड़े पद पे रहे, तो उनके पिता भी कभी इसी कंपनी में काम किया करते थे, और इस कंपनी को सरकार ने टेक ओवर कर लिया था उसी समाजवाद के नाम पर। ये मामला उच्चतम न्यायालय में गया था। लेकिन अभी तो आप कहेंगे सर प्रॉपर्टी वाला मामला कहा गया, अभी आ रहे हैं, प्रॉपर्टी वाला लौट रहे हैं अभी। लेकिन तब तक आधारभूत ढांचे की बात को पूरा कर लें। अगला पॉइंट क्या? नहीं नहीं, अरे कोलिजियम की प्रणाली तो 93 में आई है। 93 से पहले कोई कोलिजियम वगैरह नहीं था। राष्ट्रपति, हाँ राष्ट्रपति जज को अपॉइंट करता था। कुछ भी नहीं, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। भाई कोलिजियम बताएंगे भी आपको, और कोलिजियम का विचार 1993 में आया। ये बड़ा महत्वपूर्ण ईयर है, क्योंकि उसी वर्ष अजय देवगन की फिल्म फूल और कांटे आई थी। यहीं से अजय देवगन का फिल्मी करियर शुरू हुआ था 1993 में। क्या लिखा आपने? हाँ, संबंध। हाँ, अगला पॉइंट लिख लीजिए। आधारभूत ढांचे को अतिक्रमण करने के लिए ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे होते हैं आपस में ही चैट करते रहते हैं। अब ये कभी मिले तो मैंने को खोपचे में लेके उनको समझाऊं, बताओ, बात सुनते थे आपस में लगे चैट करते रहते हैं। क्या लिखा आपने? हाँ, आधारभूत ढांचे के अतिक्रमण के हेतु संसद के द्वारा दूसरा प्रयास संसद के द्वारा दूसरा प्रयास नवीन सूची के माध्यम से किया गया। दूसरा प्रयास नवीन सूची के माध्यम से किया गया। 9th शेड्यूल, नवी, 9th, नवीन नहीं, नवी, नौवीं, हाँ, 9th, नवीन सूची के माध्यम से किया गया। क्योंकि क्योंकि पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्योंकि पहले संविधान संशोधन के द्वारा नवीन सूची को क्योंकि पहले संविधान संशोधन द्वारा नवी अनुसूची को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था। नवीन सूची को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था।
नवीन सूची को न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया था। जो केवल केवल अंडरलाइन जो केवल भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित करने के लिए था। जो केवल भूमि सुधार अधिनियम को संरक्षित करने के लिए था। लेकिन इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए गए जिनका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल किए गए जिसका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था। भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था या तो अब क्या और क्या करेंगे? हमें यही तो पता है निम्नलिखित विषय हैं जिनका भूमि सुधार से कोई संबंध नहीं था। निम्नलिखित विषय कौन होंगे? मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, व्यापारिक अधिकार प्रतिबंधात्मक अधिनियम, और कोफा को तो जानते हैं, निवारक नजरबंदी वाला कानून है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट। तो कोफे पोसा, तमिलनाडु का आरक्षण, एमआरटीपी, ये तो हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। अच्छा, ये भी एग्जाम्पल आपको याद दिला दे। यानी केवल 9 शेड्यूल का, अब 9 शेड्यूल में वैसे विषय रखे जाने लगे और ये टेंडेंसी शुरू हुई 73 के बाद से। 9 शेड्यूल में ऐसे विषय रखे गए जिनका पहला लैंड रिफॉर्म्स कोई संबंध नहीं था, पहला। और दूसरा खास बात हुई कि 1973 के बाद अगर आप देखेंगे, जैसे हम जब हम लैंड रिफॉर्म की बात करते हैं तो देखिए कानून भाई, अगर हिंदुस्तान कानून की बात है, विधि का शासन है, तो हमारे यहाँ कानूनों की दाव पेचीगियाँ बड़ी होती हैं। कैसे? देखिए, एक लैंड रिफॉर्म एक्ट अलग होता है। हमारे यहाँ कई भाई, अब लैंड कमर्शियल लैंड भी है। लैंड रिफॉर्म एक्ट मूलतः एग्रीकल्चर लैंड के लिए आया था। भाई आप देखें, दिल्ली में भी कई लैंड खाली मिलती है, ये कमर्शियल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पे नहीं है। दूसरा है, हमारे यहाँ लैंड की परिभाषा जब कहा जाता है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लैंड में शहरी जमीन नहीं आती। एग्रीकल्चर लैंड में प्लांटेशन की लैंड नहीं आती। अगर कहीं बागवानी की गई है वो लैंड नहीं आएगी। एग्रीकल्चर लैंड में शहरी सीलिंग की जमीन नहीं आती। तो भाई कानून की दाव पेची हमारे बड़ी टेक्निकल है। तो अब सवाल है कि हमने तो इसलिए बचाया था कि जो सरकारें लैंड रिफॉर्म एक्ट कर रही हैं उसको इसमें न डाले, लेकिन अब उसके बहाने से केरला ने, तमिलनाडु ने ऐसे ऐसे एक्ट इसमें डाले जिसका लैंड रिफॉर्म से डायरेक्टली रिलेशन नहीं था। इसका मतलब है कुल मिलाकर भूमि सुधार बचाने का प्रयास नहीं था, कुल मिलाकर न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित करने का प्रयास था। तो न्यायिक पुनरावलोकन को सीमित किया जाएगा तो आधारभूत ढांचे पर हमला है, तो न्यायपालिका कुछ न कुछ तो करेगी ही। तो आगे लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने नवीन सूची के दुरुपयोग को रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय ने नवीन सूची के दुरुपयोग को रोकने के लिए आई आर कोलिहो
नवीन सूची के दुरुपयोग को रोकने के लिए आईआर कोलिहो के एक ऐतिहासिक वाद में यह कहा, ऐतिहासिक वाद में यह कहा कि अब नवी अनुसूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होगी। आईआर कोलिहो को ऐतिहासिक वाद में कहा कि अब नवी अनुसूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होगी। नवीन सूची भी न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में होगी, लेकिन इस पे दो शर्तें आरोपित की गई। इस पर दो शर्तें आरोपित की गई। इस पे दो शर्तें आरोपित की गई। पहला, यह विषय 1973 टेक्निकली कहा जाए तो कितने तारीख में था यह डिसीजन? 24 अप्रैल। यह विषय 24 अप्रैल 1973 के बाद तेंदुलकर के डेट ऑफ बर्थ के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद नवीन सूची में शामिल किया गया हो। चौबीस अप्रैल 1973 के बाद नवीन सूची में शामिल किया गया हो। और दूसरा, इससे आधारभूत ढांचे का अतिक्रमण होता हो। दूसरा, इससे आधारभूत ढांचे का अतिक्रमण होता हो। आधारभूत ढांचे का अतिक्रमण होता हो, अगले पैराग्राफ से। इसलिए अब आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के लिए नवीन सूची का दुरुपयोग भी संभव नहीं है। इसलिए अब आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के लिए नवीन सूची का दुरुपयोग भी संभव नहीं है। अब आधारभूत ढांचे के उल्लंघन के लिए नवीन सूची का दुरुपयोग भी संभव नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है, नवीन सूची बना दिया गया, इसका मतलब हर मामले में आधारभूत ढांचा चलेगा? आधारभूत ढांचे की वर्तमान प्रासंगिकता अपने आप में है, किसी भी चीज को रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब सोच के देखिए, पहले तो इस बात को लिख लीजिए, बल्कि मूल संविधान में अनुच्छेद 13 के खंड 2 के द्वारा आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के द्वारा केवल मूल अधिकारों के लिए विशेष संरक्षण प्राप्त था। केवल मूल अधिकारों के लिए विशेष संरक्षण प्राप्त था। लेकिन आधारभूत ढांचे ने इसका विस्तार कर दिया। लेकिन आधारभूत ढांचे से इसका विस्तार हो गया। क्योंकि अब
संविधान के सभी महत्वपूर्ण भागों को संरक्षण प्राप्त हो गया। क्योंकि अब संविधान के सभी महत्वपूर्ण भागों को संरक्षण प्राप्त हो गया। अब संविधान के सभी महत्वपूर्ण भागों को संरक्षण प्राप्त हो गया। लेकिन खास बात है, देखिए, कुछ मामलों में मूलभूत ढांचे की आज भी आलोचना होती है। कई मामलों में मूलभूत ढांचे के विचार में जानते हैं, एक बड़ा विरोधाभास है, बड़ा विरोधाभास है। न्यायालय ने अभी तो कम से कम 50 साल में से नहीं बदला, तो न्यायालय ने तमाम निर्णय अपने बदल डाले। 50 साल के इतिहास में न्यायालय इस सिद्धांत को बदलने के लिए तैयार नहीं है, बाकी उसने बदल दिया। आपको मैं तो बताते हैं, बड़ा विरोधाभास है मूलभूत ढांचे में। और विरोधाभास ये है, उसमें पहली बात ये आती है, मान लीजिए कि हमारे यहाँ इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में, राजनारायण का नाम मैंने आपको बताया भी था, कभी समाजवादी नेता थे। राजनारायण के बारे में बताया था कि मैं बताया था, समाजवादी नेता थे, बीएचयू से पढ़े लिखे थे, इंदिरा गांधी के चुनाव में हराया था। और उनके लिए खास बात थी, जब सर्किट हाउस में रहने गए तो सर्किट हाउस में जगह नहीं थी, तो वहीं बाहर सड़क पर गद्दा बिछा के सो गए। तो पहले के नेता अलग किस्म के थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराने की दाढ़ी बढ़ा रखी थी, और दाढ़ी तभी अपनी बनवाई जब इंदिरा गांधी को हरा दिया। अब ये सभी अजीब अजीब सी प्रण होते हैं कि दाढ़ी बढ़ा लेंगे, मूछ बढ़ा लेंगे, पता नहीं क्या क्या बढ़ा लेंगे। मतलब कमाल की बात है, ये सभी अजब मतलब अजीब ही लोग थे। और एक खास बात है, एक बात याद रखिए, इन लोगों ने तो इस तरीके से चुनाव जीता। आपको मैंने कभी इनकी कहानी सुनाई है? कभी इनकी कहानी सुनाई मैंने? ये इतने, अरे ये राजनारायण इतने मुफ्त नेता थे, समाजवादी नेता थे। जब रायबरेली चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ गए, तो वहां के मतदाताओं ने कहा कि देखो साहब, वोट तो आपको दूंगा, बस बिजली आप दे देना। बताया थे कि नहीं मैंने? खुराफात तो नहीं कर रहे हो? बताया था कि नहीं? अच्छा ठीक है। अच्छा अब नहीं बताऊंगा मैं, मैंने बताया था इस बात को, देखो। अच्छा अच्छा, अब वो बताने वाली कोई खास बात है नहीं। मामला मामला उसमें केवल इतना था कि भाई लोग फ्री बिजली मांग रहे थे, और उन्होंने कहा था कि ऐसे फ्री बिजली मैं नहीं दूंगा, जब तक मैं नहीं जान लूंगा फ्री बिजली कैसे दूंगा, आश्वासन कैसे दूंगा। कहा पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले देखूंगा, तब तो आश्वासन दूंगा। मना कर दिया। ऐसे ऐसे नेता भी थे जो गलत आश्वासन में देते थे। और एक खास बात है, इसी वादे में अब मामला फंसा। उच्चतम न्यायालय के दो जज ने अलग अलग आधारभूत ढांचे बताए। एक जज ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, दूसरी जज ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। भाई किसी किसी बेंच में 5 न्यायाधीश हैं, किसी में 9 हैं। एक न्यायाधीश कह रहा है आधारभूत ढांचा है, दूसरा कह रहा है नहीं है। किस बात को मानेंगे? अब मामला फंस गया। इसका मतलब है आधारभूत ढांचे में एक समस्या है, उससे भी गंभीर समस्या लीगल है। देखिए, मामला तो केशवानंद भारतीयवाद का लोकप्रिय नाम था फंडामेंटल राइट्स केस। अगर आप ये पूछेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स आधारभूत ढांचे के भाग है, केशवानंद भारती के हिसाब से नहीं है। केशवानंद भारतीयवाद के हिसाब से नहीं है कि वो आधारभूत ढांचे का भाग नहीं है। अब हैरान कर देने वाली बात है। और उच्चतम न्यायालय से पूछा गया कि आधारभूत ढांचे का भाग क्या है, उनका अनुच्छेद 32 है। न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचे का भाग है, तो न्यायिक पुनरावलोकन आ कहां से रहा है? अनुच्छेद 32 से। अनुच्छेद 32 किसका भाग है? एक अजीब सी बात नहीं है? अनुच्छेद 32 मूल अधिकार का भाग है, और उसी से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त हो रही है, और वो आधारभूत ढांचा है। मूल अधिकार आधारभूत ढांचा नहीं है। इसमें बड़ा जबरदस्त पैराडॉक्स है। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मतलब बात तो ऐसी हो गई कि आप, कोई व्यक्ति ए बी को पीट रहा है, और बी ने कहा देखो भाई, मैं तुम्हें बहुत कूटूंगा लेकिन तुम्हारे हेयर स्टाइल प्रभावित नहीं करूंगा। किसी किसी गिलहरी को आप मार दीजिए जान से, लेकिन देखिए इसके पूंछ को मैंने नहीं छुआ। अरे गिलहरी को तो आपने मार ही दिया, पूंछ पूंछ क्या होती है? इसलिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था
अगर न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है और न्यायिक पुनरावलोकन आ रहा है फंडामेंटल राइट से, तो फंडामेंटल राइट तो आधारभूत ढांचा अपने आप हो जाएगा। लेकिन ये बात कही गई कि फंडामेंटल राइट आधारभूत ढांचा नहीं है, ये चौंकाने वाली बात थी। अब कहेंगे आज के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो हकीकत की बात यह है, आज के लिए अगर हम इस आधारभूत ढांचे के इस केस पर अनुमान करें कि भविष्य में अगर कभी मामला आ गया कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट आधारभूत ढांचे का भाग होगा, तो आप लिख लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए, मूल अधिकार और आधारभूत ढांचा। हेडिंग है मूल अधिकार और आधारभूत ढांचा। मूल अधिकार और आधारभूत ढांचा है पहला पॉइंट। यह मुद्दा अत्यधिक दिलचस्प है। यह मुद्दा अत्यधिक दिलचस्प है कि केशवानंद भारतीवाद में यह मुद्दा अत्यधिक दिलचस्प है कि केशवानंद भारतीवाद में मूल अधिकार को आधारभूत ढांचे का भाग नहीं माना गया। मूल अधिकार को आधारभूत ढांचे का भाग नहीं माना गया। लेकिन उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों को देखते हुए यह कहा जा सकता है लेकिन उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों को देखते हुए यह कहा जा सकता है अनेक निर्णयों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि निम्नलिखित मूल अधिकारों को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जा सकता है। निम्नलिखित मूल अधिकारों को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, निम्नलिखित मूल अधिकार को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पहला, पॉइंट नंबर 1, निम्नलिखित मूल अधिकार को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जा सकता है। न्यायालय ने नहीं कहा है, ये हम अनुमान कर रहे हैं कि भविष्य में कोई ऐसी बात आ जाए तो किन 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 को मानेंगे। पहला पॉइंट, विधि का शासन मूलभूत ढांचा है या आधारभूत ढांचा है। विधि का शासन मूलभूत ढांचा है या आधारभूत ढांचा है जो सीधे अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ है। आधारभूत ढांचा है, मूलभूत ढांचा है जो सीधे अनुच्छेद 14 से जुड़ा हुआ है। और अगली बात है, अगला पॉइंट है कि कैसे हम इन्फर करते हैं कोई चीज। अगला पॉइंट है लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन आधारभूत ढांचा है। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन आधारभूत ढांचा है जो अनुच्छेद 19, 20 और 21 के बिना संभव नहीं है। लोकतांत्रिक गणतांत्रिक शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है जो आर्टिकल 19, 20 एंड 21
आर्टिकल 90, 20 और 21 के बिना संभव नहीं है। ये बात तो लॉजिकल है। भाई कौन सा गणतंत्र होगा जहाँ आज़ादी नहीं होगी? कौन सा गणतंत्र होगा जहाँ जीवन का अधिकार नहीं होगा? और कौन सा गणतंत्र ऐसा होगा जहाँ व्यक्ति को 9 बार हलाल किया जाएगा? इसलिए आप देखेंगे 44वें संविधान संशोधन में जनता पार्टी सरकार ने कह दिया कि आपातकाल में भी 21 और 20 को हटाया नहीं जा सकता। और 19 सिक्के जुड़े हुए हैं तो 19 अपने आप आ गया। इसलिए जो उच्चतम न्यायालय ने कहा है उसी आधार पर अगर हम अनुमान करें ये बात तो हो ही जाएगी। तीसरा पॉइंट, पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसलिए अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक मतलब एटलीस्ट 25 से लेकर 30 तक के अधिकारों को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जा सकता है। पच्चीस से लेकर 30 तक के अधिकारों को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 25 लेकर 30 तक को आधारभूत ढांचे में शामिल किया जा सकता है। और अंतिम पॉइंट, न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है। न्यायिक पुनरावलोकन आधारभूत ढांचा है जो अनुच्छेद 20 से प्राप्त जो अनुच्छेद 32 जो अनुच्छेद 32 से प्राप्त होता है। जो अनुच्छेद 32 से प्राप्त होता है, इसका सीधा मतलब है आज की डेट में फंडामेंटल राइट्स का संशोधन लगभग असंभव है। कुल मिला के जो चीजें बच रही हैं, अब आप कहेंगे शोषण, अरे भाई गरिमा में जीवन में शोषण आता ही है, शोषण के खिलाफ अधिकार। इसे कुल मिलाकर देखा देखा एक आध सब क्लॉज को भले इधर उधर कर दीजिए, आप फंडामेंटल राइट के एक आध सब क्लॉज को इधर उधर कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज की डेट में फंडामेंटल राइट्स का संशोधन करना असंभव है। 400 543 के बाद संभव नहीं है। कमाल की बात होती है। ये तो पॉलिटिक्स है सब, 400 के बाद। अच्छा अब या देखो पॉलिटिक्स में, भाई पॉलिटिक्स में सीधी सी बात है, अब विपक्ष को डराना है, विपक्ष को जनता को डराना है, तो विपक्ष ने क्या सीगोपा छोड़ दिया है, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कमाल की बात है, संविधान सवाल ही पैदा नहीं हो तो कोई बदल देगा। तो एक बार तो इंदिरा गांधी ने प्रयास किया था, हार गई थी चुनाव, तो कौन से, याद रखिए जनता का प्रयास बहुत बड़ा होता है। दुनिया में कोई, भारत में कोई संविधान बदलने, सवाल बदलने छोड़िए, सोच भी नहीं सकता। इसलिए कुल मिलाकर क्या है, अंतिम अंतिम नहीं लिख लीजिए, इससे यह प्रतीत होता है कि संविधान के मूल अधिकार आधारभूत ढांचे के ही भाग हैं। संविधान के मूल अधिकार आधारभूत ढांचे के ही भाग हैं जिन्हें संशोधन करना संभव नहीं है। अच्छा बस इसमें थोड़ा करेक्शन हम ये कर देंगे, मतलब है कि जिन्हें हटाना संभव नहीं, संशोधन में जोड़ा भी जाता है। अगर कोई नया अधिकार जोड़ रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई जोड़ तो सकते ही है ना, हटाया नहीं जा सकता। तो जिनमें संशोधन द्वारा हटाना संभव नहीं है, तो संशोधन में स्पेशली जिन्हें संशोधन द्वारा हटाना संभव नहीं है। कौन?
कौन सा आर्टिकल? देखिए 17वां शासन, भाई भी देखिए शासन का मतलब एग्जैक्टली एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन अब स्वाभाविक रूप में जब अनुच्छेद 14 आ गया तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं, बाकी तो सब उसी के बच्चे हैं। अरे जब पेड़ ही आ गया तो कह दो शाखा उसका भाग है या नहीं है। अनुच्छेद 14 क्या है? पेड़ है, तो शाखा उसका 15, 16, 17, 18 उसकी ब्रांचेस हैं, तो अपने आप आ जाएंगे। इसलिए इसलिए कुल मिला के आधारभूत ढांचे का विचार बड़ा मार्मिक हो गया, ये बहुत सारी चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जहां से कहानी शुरू हुई थी वो संपत्ति का अधिकार था, तो कहानी संपत्ति के अधिकार शुरू हुई थी। हेडिंग अगला चेंज कर लीजिए। अच्छा खास बात है। अब आगे, यह आधारभूत ढांचे का सिद्धांत है, न्यायपालिका की सक्रियता है। क्यों? देखिए आधारभूत ढांचे 2 बार सवाल पूछा गया। अब देखिए मेंस के सवाल को भी ध्यान से देखिएगा, पीटी का तो बस देख लीजिएगा, वैसे उससे पीटी के सारा सवाल वैसे हो जाएगा, बस नोट्स अच्छे से पढ़ लीजिए। लेकिन मेंस में 2 बार सवाल पूछा गया आधारभूत ढांचे से। तो सवाल, सवाल का नेचर आप देखेंगे तो सवाल ऐसा नहीं पूछा जाएगा, प्यारे बच्चों ये बताओ आधारभूत ढांचे की मतलब क्या है, और आपने दनादन पानी पी के लिख दिया। इसलिए जब संविधान भावना देखता है, एग्जामिनर भावना देखता है, आपने पढ़ा हुआ है या रटा हुआ है। इसे एक देखिए, एक बार इस आज तक एग्जामिनर ने सवाल आधारभूत ढांचा शब्द का प्रयोग नहीं किया, वो अलग अलग तरीके से पूछता है। जैसे एक बार कैसे सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि न्यायालय संसद के संशोधन की स्वेच्छाचारी शक्ति पर नियंत्रण रखता है? टिप्पणी करिए। कहां से पूछा गया है? ये तरीका है। तो बार बार अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार सीख ही जाएंगे। एग्जामिनर आपसे इंफॉर्मेशन नहीं मांगता। आईएएस पीटी में भी बार बार ये होता है। अब ऐसा नहीं कि आप ढूंढते पड़े हुए हैं आर्टिकल के लिए, वो सब स्टेट एग्जाम में हो सकता है, आईएएस में ऐसा नहीं होता। बड़ी बेसिक सी फंडामेंटल चीजें, अप्लाइड चीजें बार बार पूछता है कि आपने जितना पढ़ा वो ये बता दिया उसमें क्या समझा आपने, वो उसके लिए हमेशा प्राथमिक होता है। इसलिए आप देखेंगे फैक्ट भी देखेंगे, जो पहले संविधान संशोधन में ये नहीं पूछा कौन कौन सा आर्टिकल जुड़े, तो उसने पूछा भाई पहले संविधान संशोधन का पर्पज क्या था, हुआ क्या इससे। इसे ध्यान से आप देखें तब पता चल जाएगा प्रश्न का नेचर कैसा है। और एक बार क्या पूछा, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत से न्यायपालिका ने जो न्यायिक सक्रियता अपनाया उसका भारतीय लोकतंत्र पर कैसे प्रभाव पड़ा। आपको मैं फिर बता दूं, न्यायिक सक्रियता को बाद में हम समाप्त कर देंगे, लेकिन आधारभूत ढांचे से भी ये सवाल उठा, अच्छा आप सक्रिय हैं निष्क्रिय हैं, कैसे सक्रिय होते हैं। इस क्लास में कौन सक्रिय है पहले मुझे बताया। अरे अरे मेरे बच्चों ये बताओ कौन सक्रिय है, क्यों सक्रिय है, मैं कैसे मानूं कोई सक्रिय है। क्या? अरे भाई कौन सक्रिय है बताओ तो, क्यों मतलब क्यों, अरे भाई कोई सक्रिय है तो बताओ तो कि क्यों सक्रिय है, क्या अब क्या क्या कैसे। सांस चल रही है इसलिए सक्रिय हो। ओ माय गॉड, अरे मेरे बच्चे बायोलॉजी भूल जाओ, सांस चल रही है इसलिए सक्रिय है। ओ माय गॉड, क्या मेरी क्लास करे उसे सक्रिय है, और कोई क्यों सक्रिय है, इधर कोई क्यों सक्रिय है, क्यों सक्रिय हो मेरे बच्चे, क्यों, क्या 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 हो रहा है। मैं भावना पूछ रहा हूं, भावना बार बार जा रहा है, भावना खत्म, भावना जाना मना है अब भावना की बात खत्म, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। अरे मेरे बच्चों देखो, क्लास में 2 किस्म के बच्चे बैठे होते हैं, एक को 4 बार खोदो कुछ नहीं बोलेगा, निष्क्रिय है, मतलब वो बुद्ध की तरह बैठा हुआ, न मुस्कुरा रहा है, न अगल देख रहा है, न बगल देख रहा है, कुछ उससे मतलब नहीं है। कई लोग अपना लिख रहे हैं उसको खोद भी रहे हैं, पानी पिलाओ,
अरे मेरे बच्चों, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना, सक्रियता से जो शब्द आभास होता है वो यही होता है। दूसरे कार्यों में अतिक्रमण, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप, सीमा का उल्लंघन। सीमा बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। कमाल की बात है। अरे वो सीमा, सीमा कोई व्यक्ति नहीं है, सीमा भावना है यहाँ पे। सीमा लिखने लिखने की बात बच्चों, आप लोग भाव बहक रहे हो। क्या लिखे, हेडिंग चेंज करो, हेडिंग। आधारभूत ढांचा और न्यायिक सक्रियता। हेडिंग है आधारभूत ढांचा और न्यायिक सक्रियता। आधारभूत ढांचा और न्यायिक सक्रियता। पहला पॉइंट, संविधान में, संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्य पृथक हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के कार्य पृथक हैं। तीनों कार्य पृथक है और न्यायालय के द्वारा विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप को ही न्यायालय के द्वारा विधायिका कार्यों में हस्तक्षेप को ही न्यायिक सक्रियता का नाम दिया गया। न्यायालय के द्वारा विधायिका कार्यों में हस्तक्षेप को ही न्यायिक सक्रियता का नाम दिया गया। अगला पॉइंट, केशवानंद भारतीवाद से उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन शक्ति ब्रैकेट में आर्टिकल 368, केशवानंद भारतीवाद से उच्चतम न्यायालय ने संसद की संविधान संशोधन की शक्ति ब्रैकेट में आर्टिकल 368, संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया। सीमित कर दिया और संविधान की भावना के नाम पर 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 संविधान की नवीन व्याख्या भी आरंभ कर दिया। संविधान की नवीन व्याख्या भी आरंभ कर दिया।
जिससे संसद की शक्तियों पर अतिक्रमण हुआ, जिससे संसद की शक्तियों पर अतिक्रमण हुआ। ऐसा ऐसा कार्यपालिका का तर्क है, जिसके संसद की शक्तियों में हस्तक्षेप हुआ, ऐसा कार्यपालिका का तर्क है। ऐसा कार्यपालिका का तर्क है। देखिए, एक एक आर्गुमेंट है, दूसरा भी हम लिखेंगे, दूसरा भी आर्गुमेंट लिखेंगे, लेकिन आपसे एक सवाल हम पूछेंगे, क्या केशवन भारती वाद का कोई संबंध आप प्रस्तावना से देख पा रहे हैं? भाई, जो आधार, आपने प्रस्तावना फिर जाके देखिएगा, प्रस्तावना में भी मैंने लिखा हुआ है आधारभूत ढांचे का भाग। तो जो ये जो बाकायदा संविधान की भावना है, गरिमा है, ये बात तो प्रस्तावना से मिली। इसीलिए केशवन भारती बाद में कहा गया प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये बात वहां जुड़ी। आप पहली दूसरी बात देखिए, एक एक टॉपिक को पढ़ के फिर दूसरे से जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मेंस में कभी एक सीधे सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, एक टॉपिक सवाल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करके पूछता है, क्योंकि आपको विषय की समझ होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि संविधान के अलग अलग भाग से आपको अलग अलग सवाल पूछेगा, ऐसा कि बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात आप देखेंगे कि क्या आपको केशवन भारती वाद का संबंध मानेका गांधी वाद से कुछ दिखता है? क्या संबंध है? क्या क्या केशवन भारती वाद का कोई मामला मानेका गांधी से दिखता है क्या? किसको दिखता है? क्या दिखता है? तो दायरा बढ़ गया तो कैसे से संबंधित है? बात आप छू तो रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं क्लियरली। मैं याद दिला दूं आपको, कोई और बताएगा? इसलिए पीछे रिवीजन करते हैं, रिवीजन बार बार, एक बार पढ़िए, दूसरे के इंटरलिंक ढूंढिए, तभी तो क्रिटिकल टेंडेंसी का विकास होता है। बताइए। नहीं, आप वही रिपीट बात कर रहे हैं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। देखिए, अच्छा, कई लोग जानते हैं, कभी बोलते भी नहीं क्लास में, कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं जो नहीं बोल रहा है सब जान रहे हैं। तो हकीकत ये मामला ये है, पहली बार केशवान भारती बाद ने कहा संविधान की व्याख्या के लिए हम भावना को देखेंगे, यही भावना देखने का परिणाम था अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ। ये अपने आप लैंडमार्क बन जाता है, क्योंकि पहली बार संविधान की व्याख्या बदल दी उच्चतम न्यायालय ने, क्या शब्दों को नहीं देखेंगे, वही स्पिरिट को देखेंगे। और इसीलिए तो मानेका गांधी किसने कहा अब हमें भी किसमें कुछ दिख रहा है, यानी केशवन भारती ने आर्टिकल 368 में देखा भावना, और मानेका गांधी किसने 21 की भावना देख ली। भावना दोनों जगह है, 21 और अनुच्छेद 368 में, यही दोनों के बीच रिलेशन है। इसलिए ये बहुत इंपैक्ट किया, केशवन भारतीवाद ने आने वाले केसेस को बड़ा इंपैक्ट कर दिया, तभी से पूरी फिलॉसफी चल गई। इसलिए संबंध है ये। क्या लिखा आपने? बात स्पष्ट हुई कि नहीं? बात स्पष्ट हुई कि नहीं स्पष्ट हुई? क्या? हाँ, ऐसा कार्यपालिका का तर्क है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट। लेकिन न्यायपालिका लेकिन न्यायपालिका ने लेकिन न्यायपालिका ने कभी भी स्वयं को सक्रिय नहीं माना। न्यायपालिका ने कभी भी स्वयं को सक्रिय नहीं माना, क्योंकि न्यायपालिका का कहना है कि संविधान जीवंत और गतिशील दस्तावेज है। क्योंकि न्यायपालिका का कहना है कि संविधान जीवंत और गतिशील दस्तावेज है, ऑर्गेनिक और डायनेमिक, जीवंत और गतिशील दस्तावेज है, जिसकी व्याख्या परिस्थितियों
में परिवर्तन के साथ जिसकी व्याख्या परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ स्वाभाविक रूप में बदल जाएगी। जिसकी व्याख्या परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ स्वाभाविक रूप में बदल जाएगी। परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ स्वाभाविक रूप में बदल जाएगी। इसलिए ये विवाद का विषय बनता रहता है। न्यायपालिका के बाद सक्रिय ही नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं, तो सक्रियता की बात न्यायपालिका नहीं मानता। अब इसका भारतीय लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा और न्यायपालिका में आगे बता देंगे। इसे न्यायपालिका टॉपिक बड़ा आसान होता है, हमने फंडामेंटल पढ़ लिया, सारी बात को सम अप कर देते, वहां जाके जोड़ देंगे। अब लास्ट में लिखिए संपत्ति का क्या हुआ अंतिमतः, अगला हेडिंग लिख लीजिए संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, जहां से मूल झगड़ा शुरू हुआ था, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहला पॉइंट 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31D जोड़ा गया। बयालीसवें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31D जोड़ा गया, जिसके अनुसार भाग 4 के सभी निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्राथमिक बना दिया गया। सभी निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 से प्राथमिक बना दिया गया। अब आपको एक कंपैरिजन कर दें, अगर आपको बात याद होगा, यानी आर्टिकल 30C में कहां तक बात थी? आर्टिकल 30C में लिखा गया था एक दो निदेशक तत्व को क्रियान्वित करने के लिए किन को हटाया जाएगा? 3। लेकिन आपको लगता नहीं यहां पे क्या कर दिया गया? सभी निदेशक तत्व को हटाने के लिए ये मूल अधिकार हटा दिए जाएंगे। इसका तो मतलब ये होता है कि इंदिरा गांधी ने बिल्कुल फार्मूला ही पलट दिया। इंदिरा गांधी ने बिल्कुल चीजों को पलट ही दिया। इस और कहने का मतलब ये, मैं समाजवादी हूं, लेकिन इस बात को न्यायपालिका ने माना नहीं। तो आगे लिख लीजिए, क्या लिखा आपने? 42वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31D जोड़ा गया, जिसके द्वारा सभी निदेशक तत्व को मूल अधिकार से प्राथमिक बना दिया गया। इन तीनों मूल अधिकार से प्राथमिक बना दिया गया, मूल अधिकार से प्राथमिक बना दिया गया, जिसके माध्यम से मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संतुलन ही प्रभावित हो गया। मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संतुलन ही समाप्त हो गया, संतुलन ही प्रभावित हो गया। इसका मतलब है, अब सवाल यह है कि
इसका मतलब है प्रस्तावना को अब देखिए, प्रस्तावना में ये थोड़ी था कि आज़ादी दे के समानता छीन लेंगे, समानता दे के आज़ादी छीन लेंगे। यही बात तो अभी पुट्टा स्वामी केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप ये दावा मत करिए सामाजिक न्याय कर रहे हैं, समानता दे रहे हैं। समानता और सामाजिक न्याय के बदले में आज़ादी आप छीन लेंगे तो भारत को चाइना बनाना है क्या, या उत्तर कोरिया? इंदिरा गांधी ने तो बिल्कुल, इंदिरा गांधी ने बिल्कुल बैलेंस को ही इधर उधर कर दिया। और इस बैलेंस को स्वाभाविक रूप में उच्चतम न्यायालय ने फिर रिस्टोर कर दिया। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 31C तक तो कंडीशन ठीक है, 31C के बाद एक ही कंडीशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो फिर इसको रद्द कर दिया। क्या लिखा आपने? हाँ। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में लेकिन उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स वाद में अनुच्छेद 31D को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अनुच्छेद 31D को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इकतीस डी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। और यह तर्क दिया और यह तर्क दिया कि सामाजिक न्याय के नाम पर यह तर्क दिया कि सामाजिक न्याय के नाम पर मूल अधिकारों की उपेक्षा नहीं हो सकती। सामाजिक न्याय के नाम पर मूल अधिकारों की उपेक्षा नहीं हो सकती। और मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संबंध मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संबंध सामंजस्यपूर्ण मूल अधिकार और निदेशक तत्व का संबंध सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत पर आधारित है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच का संबंध सामंजस्यपूर्ण संरचना के सिद्धांत पर आधारित है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। अच्छा, आप याद रखिए, हार्मोनियस, हार्मोनी का एक धुन बड़ी, एक 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 जो हारमोनियम में स्टेप लगा होता है, एक एक स्टेप जो लगा होता है उसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब यह है कि हारमोनी के सारे एलिमेंट अपने आप में बराबर होते हैं। अब बांसुरी का कौन सा होल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पहला, दूसरा या तीसरा? सारे होल ज्यादा। इसलिए ये कहना ही बेकार है कि ये बड़ा है ये छोटा है। ये प्रिंसिपल हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। और इसलिए हम आपको निदेशक तत्व तो आगे ही बता देंगे। संविधान निर्माता कभी सोचते भी नहीं थे कि इसमें झगड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन तब में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन होगा एक के सिवाय, क्योंकि संविधान ये उच्चतम न्यायालय ने इसको स्वीकार कर लिया, इसको रद्द कर दिया। ये जो कंडीशन है वो बनी रहेगी। यानी दो ऐसे निदेशक तत्व होंगे जो तीन मूल अधिकारों से प्राथमिक होंगे। बाकी के बीच में क्या रिलेशन होगा? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का। लास्ट में लिख लीजिए, केवल 39BC को, केवल आर्टिकल 39BC को केवल 39BC को तीन मूल अधिकारों से प्राथमिकता दी जाएगी, आर्टिकल 14, 19 और 31। केवल 39BC को तीन मूल अधिकारों से प्राथमिकता दी जाएगी, आर्टिकल 14, 19 और 31। इसका मतलब है उच्चतम न्यायालय ने क्या कर दिया? आर्टिकल 31C को बहाल कर दिया।
और 31D को रद्द कर दिया। तो पहले वाली कंडीशन फिर आ गई। इसे इंदिरा गांधी के समाजवाद करते यहीं रुक गया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंदिरा गांधी जब 1980 में सत्ता में आई तो उस समय दुनिया बदल चुकी थी। जब 1980 में सत्ता में आई तो उस समय तो चाइना ने उदारवाद अपना लिया था, बाजारवाद। मार्गरेट थैचर ने बाजारवाद अपना लिया था, अमेरिका ने बाजारवाद अपना। दुनिया में बड़ा चेंज आ रहा था। लेकिन इंदिरा गांधी की इमेज ऐसी समाजवादी बन गई थी कि लोग सोचते थे जब इंदिरा गांधी आएंगे समाजवाद आएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इंदिरा गांधी 77 में चुनाव में हार गई, इतने समाजवादी होने के बावजूद भी। और 42वां संविधान संशोधन किया गया था 76 में, जो आपातकाल का दौर था। आपातकाल के दौर में ऐसा संविधान संशोधन किया गया जिसमें 50 आर्टिकल बदल दिए गए, जिसमें सारा विपक्षी दल जेल में था। उस समय संशोधन किया गया था, लेकिन अब संशोधन हो गया। लेकिन अब खास तौर पे जैसे ही जनता पार्टी शासन आया तो जनता मोरारजी भाई देसाई से पूछा गया, भाई ये बताओ समाजवादी है कौन? मोरारजी भाई देसाई ने, कमाल की बात है, अरे जिसके पास जयप्रकाश शरण हो गए समाजवादी वो है, जिसके पास गांधी होंगे समाजवादी वो है। इसलिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सब ये जनता पार्टी ने कहा असली समाजवादी हम हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये था क्योंकि जनता पार्टी जिन 5 गठबंधन से मिलकर बनी थी दलों से, उसमें समाजवादी भी थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, उसमें मतलब मधुलिमय जैसे समाजवादी थे। तो इन समाजवादियों ने कहा कि भाई कांग्रेस समाजवादी नहीं है। इन लोगों से पूछा गया कांग्रेस समाजवादी नहीं, आप समाजवादी हो? कांग्रेस ने तमाम काम किया था, बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स हटाया, अर्थव्यवस्था चलाई। आप भी तो कोई एग्जाम्पल दो जिससे ये हम समझ लें कि आप समाजवादी हो। तो जनता पार्टी सरकार ने कहा हम समाजवादी हैं। इसके लिए अब उनके पास एक ही काम बचा था कि संपत्ति के अधिकार को दौड़ा लिया जाए। लोगों ने कहा यार लफड़ा ही खत्म करो, ये 31C 31D कंपनसेशन एक उपाय हम करें, हम इस पर ओवरऑल अटैक करना चाहते हैं। जबकि हकीकत की बात यह थी संपत्ति का अधिकार पहले से अधमरा हो चुका था। संपत्ति के अधिकार को अगर कुछ न किया जाता कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता पार्टी कैसे समाजवादी गोल समाजवादी का कैसे प्रमाणित होता? तो जनता पार्टी ने कहा लो हम बता रहे समाजवादी कैसे। अंतिम हेडिंग 44वां संविधान संशोधन। क्या कल क्यों? ओ माय गॉड, कल क्यों? अरे 2 घंटे क्लास है उसमें, कल। अब याद रखिएगा इसी के बाद पॉलिटी में टेक्निकल विषय नहीं आएंगे। ये जो पूरा मामला था टेक्निकल का, वो आधारभूत ढांचे और यहीं तक था। बाकी मामले में थोड़े मोड़े आते हैं कहीं। क्या अब यही तो न्यायालय है? अरे दोस्तों ये बताओ, केवल हल्की हल्की चीजें पढ़ोगे थोड़ा सा? और अरे क्या, बस टॉपिक को खत्म ही कर देते हैं। कल से बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें चलेगी। कल से बिल्कुल। अभी बताओ जो टेक्निकल है वो तो कोशिश मैं करता हूँ कि उसको भी सिंप्लीफाई किया जा सके। लेकिन अब जो टेक्निकल है उसको छोड़ के तो नहीं बढ़ सकते अब आगे। अंतिम हेडिंग है 44वां संविधान संशोधन 1978। लिख लीजिए पहला, संपत्ति पर। 44वां संविधान संशोधन ब्रैकेट में 1978 संपत्ति पर चलने वाले विवाद को जनता पार्टी ने समाप्त कर दिया। क्योंकि संपत्ति के मूल अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F संपत्ति के मूल अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F और अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 क्लॉज 2
अनुच्छेद 31 क्लॉज 1 क्लॉज 2 को संविधान से को भाग 3 से हटा दिया गया। को भाग 3 से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 ए 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया। इसे अनुच्छेद 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया। अब याद रखिए, अनुच्छेद 300 ए में स्थानांतरित कर दिया गया। अभी अब जाके मोदी जी से पूछे कि मोदी जी आप यूपी के सीएम बन जाओ, बनेंगे? कमाल की बात है। संपत्ति के अधिकार के साथ ऐसा हुआ, पुलिस कप्तान को दरोगा बना दिया गया। भाग 3 को हटाकर हमने कहां फेंक दिया? ये संपत्ति के अधिकार के साथ ऐसा हुआ जैसे स्विट्जरलैंड में रहने वाले किसी व्यक्ति को मैं रवांडा भेज दूं। अरे मेरे बच्चों, पहले संपत्ति का अधिकार कहां था? भाग 3 में। अब हमने कहां फेंक दिया? अनुच्छेद 300 ए में। इसका सीधा मतलब है आज की डेट में अब संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? संवैधानिक या लीगल। अब संपत्ति का अधिकार फंडामेंटल नहीं रहा। तो संपत्ति के मामले में आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग नहीं कर सकते। 226 का प्रयोग करिए, 32 का प्रयोग नहीं कर सकते। और एक खास बात है, आप याद रखिए, लीगल राइट, अब सीधी सी बात है, लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में फर्क है। फंडामेंटल राइट सरकार छीन नहीं सकती, लीगल राइट सरकार जो संसदीय विधि के द्वारा दिया जाएगा उसे छीना भी जा सकता है। ये बात बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। इसीलिए अब ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट था कि जब अनुच्छेद 31 को छीना गया, अनुच्छेद 31 खत्म हो गया, 31 एक न रहेगा बांस। इंदिरा गांधी तो धक्के मार रही थी, अभी इंदिरा गांधी हिला रही थी, जनता पार्टी ने उखाड़ के कहा ये सब जरूरी नहीं कि हिलाई रही हो। पहला संशोधन, चौथा, 17वां, इतना झंझट हो ही क्यों रहा है? 24, 25, जिसपे इतना झंझट हो उसको उखाड़ के फेंको। उखाड़ के फेंक दिया। जनता पार्टी सरकार ने कहा भाइयों और बहनों अब देखो समाजवादी कौन? लोग कहा हाँ समाजवादी तो आप ही हो। समाजवादी हो गए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये बताओ जो पहले संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 की पहरेदारी करने आए थे, 31 ए और 31 बी, उनका क्या हुआ? अरे 31 ए और 31 बी क्यों आए थे? 31 को सीमित करने के लिए। कमाल की बात है, मालिक चला गया, पहरेदार बैठा हुआ है। 31 ए 31 बी संविधान में आज भी है, 31 का पता नहीं है। अरे कमाल की बात हो गई यार, ये तो 31 चला गया और 31 या 31 भी बैठा हुआ है। ये भी उल्टा ही पुल्टा हो गया। लेकिन संपत्ति का अधिकार चला गया। लेकिन चूंकि 31 या 31 भी होने कारण कुछ कुछ बची खुची यादें संपत्ति के अधिकार के कुछ हैं, कुछ बची खुची यादें हैं। और लिख लो दोस्तों क्या बची खुची यादें हैं, अगला पॉइंट। अच्छा चलो कल से हम फिर अनुच्छेद 32 पर आएंगे। आज के लिए इतना है। क्या? चलो कल बता देंगे। चलो बस एक ही लाइन बताना था उसमें।